आप लोग को इस टॉपिक में क्या क्या जवाब मिल सकता है बिहार के आय में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये बिहार के आय की बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये और भी दूसरा राज्य के भी इम्पोर्टेंट पॉइंट का बात करेगा। पूरा देश का, पूरा दुनिया का पॉइंट का बात इसमें होगा लास्ट लास्ट आते तक। लेकिन हमारे हेडिंग ही बनाया गया है बिहार के आय, तो स्पेशली बिहार पर थोड़ा ज्यादा चर्चा करेंगे। और इसमें एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब हमको पता चलेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एकदम गरीबी के चक्र में फंसा हुआ है, तब आखिर वो कैसे निकल सकता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव से बताएंगे, हालांकि इसमें नहीं है कि कैसे निकल सकता है एक अलग सा रास्ता पकड़ के, लेकिन वो हम अपना तरीका से हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक्स में ही चलते हैं बिहार के आय के बारे में। इनकम ऑफ बिहार, बिहार का क्या आय है। हालांकि ये जवाब भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम अपना तरीका से हम समझते हैं कि बिहार के आय होता है सर ज्यादातर कृषि से। सब लोग को ये सवाल का जवाब पता होगा कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, भारत भी एक कृषि प्रधान देश है। तो बिहार में हमारा खेती बाड़ी ज्यादा होता है, तो बिहार के अधिकतर जो आय आता है वो खेती से आता है। ये चीजें हैं जो कि ये इसके बारे में लेक्चर नहीं किया गया इस टॉपिक में, लेकिन बता देते हैं क्योंकि ज्यादातर हमारा कृषि से ही आय आता है। लेकिन हमको इस टॉपिक में ये बताया गया है कि बिहार आखिर अभी कहाँ है, कितना पैसा कमा रहा है, क्या इसका हालत ठीक है या पहले से बेकार है या तो पहले से सुधर रहा है। बस ये जवाब देने का कोशिश किया गया है। प्रोसेस यानी कि सोर्स इसका नहीं बताया गया है, प्रोसेस कैसे हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सोर्स खाली नहीं बताया गया इस टॉपिक में, लेकिन इतना बताया गया कि कितना इसका स्थिति है। ठीक है, तो हम सोर्स भी बताते चल रहे हैं कि हमारा बिहार में सर कृषि से ही ज्यादातर चीजें आ रहा है, इनकम आ रहा है, इसका आय आ रहा है। और यहाँ पर कोई ज्यादा खास सोर्स नहीं है, फैक्ट्रीज वगैरह ये सब चीजें उतना कोई खास नहीं है, जो कुछ है कृषि पर ही डिपेंडेंट। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या जानते हैं कि बिहार एक अत्यंत पिछड़ा हुआ और गरीब राज्य है, क्योंकि खेती के अलावा इसके पास कुछ नहीं है और खेती में भी उतना विकास नहीं हो रहा है। उत्तम किस्म का बीज, अनेक तरह के नए नए मशीनों का आविष्कार करके और उस मशीन से करके और सस्ता काम अच्छा से करके और उसको प्रॉफिट निकालना, उतना भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी की वजह से हमारा बिहार बहुत ही गरीब माना जाता है और अत्यंत पीछे माना जाता है, बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। ये पहला ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पर हो गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य सबसे गरीब है, ये सबसे पीछे है। इन दो में से कोई एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मिलेगा, तो हमारा बिहार। ठीक है, अगर देश में निर्धनता अनुपात के आंकड़ा योजना का आयोग देखा जाए, जो कि मार्च 2009 में आया था, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव बन गया है कि अनुपात आंकड़ा योजना आयोग का गठन कब हुआ था, ये कब लाया गया था, तो मार्च 2009 में लाया गया था। इसमें जारी किया गया था और उसी आंकड़ों के अनुसार बिहार पूरा देश में उड़ीसा राज्य के बाद में गिना जाता है सर्वाधिक गरीबी वाला राज्य, मतलब दूसरे नंबर में ये गरीब है सर। और उसी आंकड़ा के अनुसार में ये पता चला है, ये 9 क्लास में भी पढ़ा होगा, गरीबी वाला चैप्टर का है, ये पूरा का पूरा सेम टू सेम लाइन है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ये पता चला सर कि बिहार के आय को कैसे गिना गया सर, तो आंकड़ा योजना आयोग के द्वारा गिना गया, जो कि मार्च 2009 में आया था। और इसी से हमको पता चलता है कि हमारा बिहार कहाँ है, तो बिहार हमारा अभी गरीबी के हिसाब से सेकेंड नंबर पे आ रहा है उड़ीसा के बाद। ठीक है ना, पहला में उड़ीसा है, मतलब कि बिहार से भी थोड़ा गरीब है एक और। यहाँ के अगर देखा जाए सर प्रतिशत गरीबी में 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहा है। ये भी पूरा का पूरा हुबहू 9 क्लास का ही लाइन है। 41.4 मतलब मोटा मोटी मान के चलो, 40 से मानो ना मोटा मोटी, अगर मोटा मोटी समझते हैं तो 100 में से सर 40 लोग गरीबी रेखा के नीचे में है, 60 लोग नॉर्मल सा चल रहा है हालात, ठीक है 60 लोगों का, बाकी 40 लोग एकदम खराब स्थिति में है। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश भर में न्यूनतम है, मतलब सर पूरा अपना पूरा देश में तब सबसे कम है। अब इसी प्रोसेस को हमारा डायग्राम जो है ना बुक में, उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। पहले इसको समझा देते हैं। ठीक है, बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय पूरा देश भर में सर कम है, ये ऑब्जेक्टिव भी हमारा मिल गया है। और प्रोसेस भी समझाया जा रहा है कि हमारा बिहार गरीब का कारण क्या है, तो वो भी समझाया जा रहा है। इसी में ये आंसर ही पूरा यही है कि बिहार मेरा गरीब क्यों है, ये क्वेश्चन बनेगा तो ये मेरा पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, पढ़ते चलेंगे तो समझ में आएगा। न्यूनतम आय है सर पूरा देश में, जिसके चलते बचत निम्न स्तर पर है। जब हमारा पास आय ही नहीं है तो हम बचाएंगे कितना, कम कमाते तो कम बचाएंगे, कम बच रहा है सर।
और कम बचत की वजह से हम लोग पूंजी निर्माण दर भी कम है, क्योंकि पूंजी भी हम लोग कम ही बढ़ा पाएंगे। पैसा कम बचत, हम कम ही कोई नया सामान खरीद सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं। और कम पूंजी निर्माण दर के कारण विनियोग भी कम होगा। मतलब फिर से कोई वस्तु को अगर हम बनाते हैं, विनिर्माण करते हैं, तो वो भी कम होगा। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम रहती है। अब इस फोटो को देखिएगा, हमको ये स्ट्रक्चर छापना था लेकिन जगह नहीं बचने की वजह से नहीं छाप पाए हैं। या देखिए, इसी चीज को समझाने का कोशिश किया गया है। निम्न प्रति व्यक्ति आय, अगर कोई कम कमाता है तो बचत कम हो, कम कमाया तो कम बचाया, और कम बचाया तो निम्न विनियोग हुआ। फिर से जो उसको बनाना चाहिए वो भी कम ही बनेगा। और जब कम बना सर, तो निम्न पूंजी निर्माण दर हुआ, तो कम उसको पास पैसा भी बचत हो पाया, और फिर से निम्न प्रति व्यक्ति आया। मतलब ये प्रोसेस पूरा घूम रहा है, और ये चक्र में जब तक फंसा रहेगा बिहार राज्य, तब तक ये गरीब ही रहेगा। इसको निकलने का क्या साधन हो सकता है, बुक में तो नहीं है, बट हम थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि भेड़ चाल वाले को अभी वायरल चल रहा है बहुत ज्यादा वीडियो, कि भेड़ को दौड़ा दिया जाता है आग की गोला में, आदमी घूमने लगता है और आदमी बाहर निकल जाता है, और भेड़ पूरा दौड़ते रहता है आग के गोले गोले। देखा होगा कभी, ये वाला शॉट में आते रहता है। उसमें क्या हुआ था कि आदमी के पास समझदारी था और उस साइड निकल गया। भेड़ के पास समझदारी नहीं था, फिर वो चक्कर में पड़ गया कि सभ्य भेड़ मेरा दोस्त गोले गोले घूम रहा है, हम भी गोले गोले घूमेंगे। तो इसका सबसे जो बड़ा रास्ता है ना, कि इस चीज से हम कैसे बाहर निकलेंगे सर, तो आपके पास समझ का विकास होना पड़ेगा। समझदारी जैसा ही आ जाएगा, समझ आपका अंदर बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक भीड़ में से बाहर निकलने का कोशिश आप करेंगे, और जस्ट यही रास्ता है। और समझ आपको कब आएगा, जब आपको शिक्षा मिलेगा। आप शिक्षित बनेंगे तो ही आपको समझ मिल पाएगा। तो मेन मुद्दा यही है सर, कि शिक्षा का जितना बेहतर विकास हो सकता है बिहार में, लोगों के अंदर समझ आएगा, और लोग फिर वो चीजों से बाहर निकलना चालू कर देंगे ऑटोमेटिकली, उसके पास समझदारी आएगा। तो ठीक है, यही है। और उस समझदारी से ही एक्स्ट्रा में हार्ड वर्किंग कर सकता है, स्मार्ट वर्क कर सकता है, एक्स्ट्रा में मेहनत कर सकता है, टाइम निकाल निकाल के मेहनत कर सकता है। ये जब समझ आता है तभी लोग करता है। गांव में देखना, अपना अगल बगल देखना, जेरा पास समझदारी नहीं है, वो क्या करेगा, आज काम न है, आज नौकरी से छुट्टी, तो क्या करेगा, उस दिन भर को बर्बाद कर देगा, खाली बकैती करने, मिलने उलने, ये वो एकर फलना के खिस्सा ओकर खिस्सा। तो उसको बोलते हैं समझ की कमी। और एक व्यक्ति है कि मौका ढूंढता है कि कहीं छुट्टी मिले हमको, जैसे आज छुट्टी मिलेगा, आज हम दिन भर मेहनत करेंगे, क्योंकि हमको दूसरा काम में ध्यान दे के हमको थोड़ा आगे बढ़ना है, क्योंकि हमको गरीबी से बाहर निकलना है। तो वो मौका ढूंढता है कि हमको टाइम मिले, और वो टाइम का इस्तेमाल करेगा। जैसे तुम लोग में भी कोई कोई ऐसा होता होगा कि होमवर्क कंप्लीट ना है यार, सब नोट्स बना देते हैं अगर टाइम मिल चलता है, ऐसे सोचता है कुछ लेकर, और कुछ लेकर सोचता है कि यार छोड़ने यार, आज मिले चाहे कल मिले, हम बने नहीं कर ऐसे। और टाइम बचल रहेगा ना, तैयो नहीं बनाएगा, कहेगा इतना मनी होमवर्क कौन बनावा यार, ऐसे सोचेगा। तो जस्ट यही हालत है बिहार का, कि चक्र कम, सब चीजें है तो कम 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 कम, सब कम में है, और पूरा घूम रहा है वहीं पर। और वो उससे बाहर कब निकलेगा, जब भेड़ चाल से हटेगा। और उसके लिए समझ चाहिए, और समझ के लिए तुम्हारे पास शिक्षा देना ही पड़ेगा दोस्त। शिक्षा के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। जो व्यक्ति समझदार नहीं बनेगा, वो ऐसा ही भेड़ चाल में फंसा हुआ रहेगा, चाहे गांव में रहे, समाज में रहे, जहां भी रहे। ये गांव का हरकत होता है ऐसा ही, भीड़ वाला। जैसे कि देखना तुम शहरी एरिया में अधिकतर लोग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने का कोशिश करेगा। नौकरी कर रहा है सरकारी, तो ये वो दुकान डाल ले रहेगा, कपड़ा का दुकान है, ये कुछ ना कुछ है, उसको दूसरा चीज रहेगा। वो मौका ढूंढते रहता है। जिसको आगे बढ़ना होता है वो हमेशा मौका ढूंढते रहता है। ऐसा नहीं है कि जो कर रहे हैं बसोरे पर निर्भर रहेंगे, उसके अलावा भी आपको दूसरा ढूंढना पड़ेगा। अगर आप दूसरा नहीं ढूंढेंगे तो आप फिर वही चक्कर में पड़े हुए रहेंगे हमेशा के लिए। तो ये मेरी तरफ से जो समझ में आया था कि इसको निकलने का बाहर रास्ता यही है दोस्त, इसके अलावा रास्ता ही नहीं है। ठीक है, तो यही चीज इस प्रोसेस में समझाया गया है। और इसमें बुक में और भी एग्जाम्पल था, जो कि यहाँ पर शॉर्टकट में समझा देते हैं। लिखने के लिए जगह भी नहीं था, प्लस में कोई फायदा भी नहीं है। गोवा में सर एग्जाम्पल लिया गया गोवा का, सेम जहां जहां बिहार लिखा है वहां वहां पर आप गोवा कर सकते हैं, जहां निम्न निम्न है वहां पर उच्च कर सकते हैं, बस यही चेंजेस होगा। बाकी यही लाइन पूरा दोहरा सकते हैं, चारों लाइन। इसमें क्या है, उच्चतम प्रति व्यक्ति आय। गोवा का जो आय है उच्चतम है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, गोवा दिल्ली सब जो है, इसमें कोई भी एग्जाम्पल आप रख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए है ये चीज। तो जब ज्यादा उसको प्रति व्यक्ति आया है सर, कमाई ज्यादा हो रहा है, तो बचाएगा भी ज्यादा, और ज्यादा बचाएगा तो अधिक विनियोग भी करेगा। जो भी चीज में अगर उसको योग्य करना है, डालना है पैसा, उससे नया कुछ करना है, तो वो ज्यादा करेगा।
और ज्यादा करेगा तो उसका जो पूंजी है वो भी ज्यादा निर्माण होगा, प्रॉफिट उसको ज्यादा आएगा उसी से। और ये चीजें प्रोसेस चलते रहेगा, ज्यादा बचाया ज्यादा लगाया ज्यादा कमाया, ज्यादा बचाया ज्यादा लगाया ज्यादा कमाया, ये पूरा सर्कल चलते रहता है, वो हमेशा अमीर ही रहेगा। अब यहाँ से किताब में भले ही ये डायलॉग ना दे, लेकिन हमको अचानक से दिमाग में याद आ गया है। हम लोग का सिंपल सा डायलॉग है सर कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है, ये हम लोग नॉर्मल जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी चीज फिट हो गया सर कि अमीरी अमीरी को जन्म देता है, ठीक है ना। और ये डायलॉग हम लोग सुनने होंगे कि अमीर आदमी और अमीर होते जाता है, गरीब आदमी और गरीब होते जाता है। क्योंकि गरीब जो कमजोर चक्र था ना उसमें फंसा हुआ रहता है, और अमीर अमीर वाला चक्र में फंसा हुआ रहता है, दोनों चक्कर में पड़ा हुआ है। और जो जिस चक्कर में पड़ेगा उसका स्थिति वैसना हो जाएगा, चाहे आप जिसके चक्कर में पड़ जाए। आप चाहे बाहर चले जाइए, आउट हो जाइए गरीबी सबसे, लड़के के चक्कर में चले जाइए तब वही रह जाएंगे, पैसा के चक्कर में रहेंगे तब पैसा के चक्कर में रह जाएंगे, घर बनाने के चक्कर में है तो फिर वही चक्कर में। मतलब आप जिस तरफ अपना एनर्जी को खर्चा करेंगे आप उस चक्कर में फंस जाएंगे, चाहे अमीरी के चक्कर में फंसी चाहे गरीबी के चक्कर में फंसी, फंसना तो पड़ेगा भाई आपको एक बार, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर अमीरी में फंसना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अलग से समझदारी लाना पड़ेगा, जो कि शिक्षा से ही आ पाएगा। ऐसे तो फालतू में आएगा नहीं घूमते फिरते कि तुम बहुत होशियार बन जाओगे एक ही बार में अचानक से, ऐसा तो होने वाला नहीं है दोस्त, ठीक है। ये मेरे दिमाग में आया बता दिए हैं, ठीक है। और भी कुछ चीजें हैं जो कि अभी नीचे समझते चलते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये हूबहू 9 क्लास का पूरा रिपीटेड ये पूरा ही है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। इस कथन को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नरकस ने गरीबी के कुचक्र के रूप में व्यक्त किया। अब ये लाइन को याद रखेगा कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, ये कथन किसका है, रैगनर नरकस का। ये 9 क्लास का लाइन है, हूबहू लाइन है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। और जो अभी एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, ये भी एग्जाम्पल्स वहां पर ये समझाया हुआ है, बस वहां पर हम वो आदमी मत रहे। हाँ, एक अर्थशास्त्री है रैगनर नरकस, ये एक व्यक्ति है जो समझाते हैं कि गरीबी गरीबी को जन्म दे रहा है। क्यों सर, तो ये प्रोसेस की वजह से कम आय है भाई, कम खर्चा कर पा रहा है, कम बचा पा रहा है, पूंजी भी कम निर्माण हो रहा है, क्योंकि कम के चक्कर में वो पड़ा हुआ है। इसी को बोलते हैं विशेष सर्कल, मतलब दुष्चक्र में पड़ा हुआ है। और गरीबी के दुष्चक्र में पुअर विशेष सर्कल हो गया, यहाँ पे गरीब गरीब के चक्र में पड़ चुका है, और वो प्रोसेस पूरा चलते रहेगा तो गरीबी से बाहर कैसे निकलेगा। वो तो वही एग्जाम्पल जैसा हो गया, भेड़ चाल जैसा, चल रहा है घूम रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसको, तो भाई वो कभी नहीं निकल पाएगा। और इसी की वजह से बहुत सारा गरीबी पर चर्चा और आ जाता है। गरीब गरीब इसलिए है, अब यहाँ पर कारण हो गया है कि आखिर गरीब गरीब क्यों है, जो हम लोग हमेशा सुनने को मिलते रहता है कि गरीब आदमी बड़ी गरीब होते जा रहा है और गरीब होते जा रहा है। क्यों, ये इन्हीं का कहना है, रैगनर नरकस का ही कहना है कि गरीब आखिर गरीब क्यों होते जा रहा है, अमीर अमीर क्यों होते जा रहा है। तो प्रोसेस तो अभी समझा दिए हैं, फिर भी इनका भाषा क्या कहते हैं। ये गरीब गरीब इसलिए है कि उनमें गरीबी है, बात वही है सर। गरीब गरीब इसलिए क्योंकि उसमें गरीबी है, कूट कूट करके भरा हुआ है गरीबी, लक्षण गरीबी वाला है, काम गरीबी वाला है, सोच गरीबी वाला है, सब चीज गरीबी वाला है। गरीब आदमी के पास जब सब कुछ गरीबी वाला है तो गरीब ही ना रहेगा। एक को माइंड सेट है उसका कि थोड़ा सा अमीरी वाला थॉट हो जाए, थोड़ा सा समाज से अलग सोचे, थोड़ा कुछ अलग करे, ऐसा तो कुछ थॉट ही नहीं है, इसी की वजह से गरीब है, ठीक है ना। ये लाइन वही समझाने का कोशिश कर रहा है कि गरीब गरीब इसलिए है कि उसमें गरीबी है। अब गरीबी कोई भी रूप में हो सकता है, थॉट हो सकता है, पहनावा ओढ़ावा में हो सकता है, रहन सहन में हो सकता है। बहुत बार तुम ये सुना होगा, ये बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे बोलते हैं, जो कि ये सही है, रियलिटी है। अगर आप गरीब भी हैं लेकिन अमीर जैसा पहनना ओढ़ना बोल चाल उठना बैठना करना चालू कर देते हैं, तो आप धीरे धीरे आदत पड़ जाता है अमीरी का, और एक वक्त आता है कि आप अमीरी के लिए कुछ ऐसा ढूंढने लगता है रास्ता, और रास्ता मिल भी जाता है और आप अमीर भी बनते हैं, बस थोड़ा सा वक्त लगता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा, मतलब कि सॉरी, लॉ ऑफ एवरेज कर्मा नहीं, कर्मा में नहीं आएगा ये कुछ और ही होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। हाँ, ये भुला गए थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, कर्मा में नहीं, कर्मा दूसरा चीज हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि आप आकर्षित करने लगते हैं कोई चीजों को, आप गरीबी से थोड़ा सा अलग अलग सोचने लगे, अलग पहनने लगे, अलग दिखने लगे, अलग चलने लगे, तो वो अब आदत बनने लगा। अब जो आदत बनाए हैं ना, अब वो आपके पास आना चालू करेगा धीरे धीरे करके, एक बार में नहीं आएगा। लेकिन सर अगर गरीब रहेगा, गरीबी का आदत रहेगा, गरीबी का सोच रहेगा, गरीबी का पहनावा ओढ़ावा रहेगा,
तो भाई गरीब ही रहेगा ना। आप ना ही थॉट चेंज कर रहे हैं, ना ही आप अपना स्टाइल चेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास अमीरी जिंदगी में नहीं आएगा, गरीबी रहोगे, गरीबी मरोगे, ऐसा ही रह जाएगा। यही ये लाइन कहने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चे की पैदाइश यानी कि जन्म दर अधिक होता है। सबसे बड़ा कारण तो यही है, क्योंकि सर गरीब आदमी बाल बच्चा पैदा करने में एकदम माहिर है। क्यों? उसके पास पढ़ाई नॉलेज कुछ है ही नहीं है ना। उसको थोड़ी पता है कि जनसंख्या बढ़ रहा है, तेरा से कुछ नुकसान होता है, या आने वाला हमारा पीढ़ी को नुकसान होने वाला है, और नुकसान इसी से ज्यादा होता है। अगला पीढ़ी भी सर इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, फलता है, मतलब अगला जो इसका फल मिलता है क्या मिलता है, अगला पीढ़ी और अधिक गरीब हो जाता है। और गरीबी का यही कुछ चक्र चलता रहता है, और इसका आशय है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। यहाँ पर जवाब भी मिल गया कि गरीबी गरीबी को जन्म क्यों देता है, तो ये पूरा प्रोसेस की वजह से। आपका थॉट गरीबी, आपका चाल गरीबी, सब चीज गरीबी, अशिक्षा की कमी हो रहा है, बाल बच्चा पैदाइश खूब हो रहा है, गरीबी रहेगा, ये कभी नहीं खत्म होने वाला है। अमीर का थॉट कब से आ जाएगा, जिसका घर में एक आध दो बाल बच्चा हो जाता है और फिर रोक लगाना चालू हो जाता है। अब उसका जो फ्यूचर होगा ना, अब धीरे धीरे सुधरने लगेगा, उसका लाइफ टाइम सुधरना चालू हो जाएगा। लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है, कोई घर में वो बोले वाला नहीं, कोई तुमको समझदारी वाला बात बताने वाला नहीं, तो 4 बाल बच्चा 6 बाल बच्चा होते जाएगा, और तुम जहाँ एक को नहीं खिला पा रहे हो ढंग से, 4 को 5 को कहाँ से खिलाओगे ढंग से। तो गरीबी का मार लगेगा भाई। गरीबी की वजह से तुम जो खाना एक आदमी का था वो सब में बांट के खाओगे, तो शरीर भी कमजोर हो जाएगा। फिर अट्रैक्ट क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करेगा, गरीबी जैसा, क्योंकि रहन सहन गरीबी, फीलिंग्स गरीबी, तो गरीबी जैसा। ये वाला तुम लोग सुना होगा कभी कहानी कि आदमी को आंख बंद करके और बोला था कि सांप से कटवाएंगे, और सुई चुभा देता था और आदमी मर जाता था। ये इसका एकदम जीता जाता एग्जाम्पल है, क्योंकि ऐसा ही काम करता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा ही काम करता है। गरीब आदमी के दिमाग में गरीबी जैसा दिमाग में चलता है चाल, ये करना है वो करना है, गरीब वाला दम फंसा हुआ चीज है, उसको थॉट में कभी अमीर वाला नहीं आता है। आज जिसका दिमाग में अमीर वाला थॉट आता है, अमीर जैसा पहनने लगता है, अमीर जैसा चलता है, अमीर लोगों के संगत में आने लगता है, तब ऑटोमेटिक उसको रास्ता मिलने लगता है कि आपको यहाँ जाना पड़ेगा, और आप सोचे थे और आपको होने लगेगा, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन रास्ता चेंज हो जाएगा, फैमिली से एकदम बाहर, मतलब गरीबी से निकल करके आप दूसरा रूट पकड़ लेंगे। लेकिन इसके लिए शुरुआत आपको छोटा सा करना ही पड़ेगा। शिक्षा से चालू करिए, समझदारी लाइए, थोड़ा माइंड चेंज करिए, घुमाइए दिमाग को, रास्ता भटकाइए उसको, बोलो कि भाई इधर मत जाओ, यहाँ से यही मिलेगा, थोड़ा रास्ता चेंज करो, तब ऑटोमेटिक आप निकल जाएंगे। ठीक है, यही रास्ता है निकलने का, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है दोस्त। पढ़ाई का यही तो फायदा है कि जो चीजें आपको ये सब चीजें समझाएगा ना, आपको गाँव में बैठ के बकैती करने से नहीं मिलने वाला है। बकायदे सिर्फ दूसरा का शिकायत करे जाएगा या बड़ाई करे जाएगा, शादी के बाद चर्चा चलेगा या डीजे के, लेकिन इसका चर्चा कब चलेगा, इसको कौन समझाएगा। जिसको समझाना है उसको समझ ही नहीं है तो क्या समझाएगा वो, उसको थोड़ी पता है कि ऐसे करने से हम लोग थोड़ा ग्रोथ कर सकते हैं। उसको तो वही संगति का लत लग चुका है, वही शिकायत, वही रोज बैठना उठना, फिर वही करना। अमीरी का तेको गुण ही नहीं दिख रहा है, तो जस्ट वो रहेगा भाई वैसा ही। और ये मेरा कहना नहीं है भाई, ये इनका कहना है, हमको पर मत ले लेना, ये रैगनर नरकस का कहना है। हम तो इसमें थोड़ा सा अनुभव किए तो हम अपना बता रहे हैं, क्योंकि हमको साथ में ये सब चीजें हुआ है, तो हम भी समझ गए कि इनका कहना में कोई गलतियां नहीं है, ये होता है। ये इतना किताब के अलावा भी 9-10 के अलावा भी हम बहुत सारा किताब स्टडी किए हैं, पढ़े हैं, तो हमको समझ हो गया है। हमको समझ होगी, हमको उससे भीड़ में तो रहना ही नहीं है, ये चीज तो हम समझ गए हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जो हम समझे लेकिन भी समझे थोड़ा, ताकि तुम्हारा भविष्य आगे रहे, माए बाप जैसा बिल्कुल भी ना रहे। तो ये चीज को आप समझेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बिहार में अगर देखा जाए 2008 से 9 में बिहार में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के अनुसार 11.03% राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर, जो कि गुजरात के बाद दूसरा पर आ रहा है, जो कि गुजरात में क्या है 11.05, वहां पर 3 है, के बाद में दूसरा है। और इस तरह से अब क्या समझ में आ रहा है कि बिहार भी पिछड़ापन को छोड़ दे रहा है, चोला त्याग करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें देखो इसके अनुसार में ये थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है। अब धीरे धीरे ग्रोथ की ओर भी बिहार बढ़ने लगा है। ये भी अपने आप को कृषि में सुधार कर रहा है, फैक्ट्री लगाने का प्रोग्राम कर रहा है, जितना बेहतर हो सकता है पर्यटक स्थल को भी बढ़िया कर रहा है, ताकि लोग यहाँ आए, पैसा खर्च करे और यहाँ पैसा रहे।
तो जितना भी हो सकता है बिहार करने का कोशिश कर रहा है, और जब ये सब करेगा तो बिहार का सुधार होगा, बिहार के आय में चेंजेस होगा। और जब आय चेंजेस हुआ भाई तो उसी को तो विकास बोला जाता है। आय कम से ज्यादा होने लगा तो मतलब विकास होने लगा। पैसा से ही तो सब कुछ देखा जाता है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन कितना है। सब चीज का ऊंचा नीचा छोटा बड़ा पैसा से देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें है और बिहार ठीक हो रहा है मेरे हिसाब से। अभी तो काफी ठीक हुआ है पहले जमाना के हिसाब से। जब हम छोटा थे तो हमको पता है कि मेरा बिहार क्या था। कोई गांव गली में बिजली नहीं रहता था। पहली बार आया था बिजली शायद 2006-7-8 में, ऐसे ही कुछ। हम थोड़ा बड़ा होल थे, पोल गड़ाना चालू हुआ था, बाधे बाधे घूमते थे, देखते थे कि चेले नहीं गड्ढा खाना था। उस दौरान से जो विकास चालू हुआ ना, अधिकतर विकास हमको देखने को मिलता है 2000 ईस्वी से। मतलब जिस टाइम में हम पैदा हुए थे उसी समय से धीरे धीरे विकास होना चालू हो गया। 2004, 5, 6, 7 से बढ़ने लगा धीरे धीरे। तब धीरे धीरे आज बिहार इस स्थिति पर है। फिर कांच ब्रिज बना, ये सब चीजें बना। राजगीर तो घूमने का स्थल इतना अच्छा है, सब जगह पर सब चीजें फिर बनना चालू हो गया। अभी भी नालंदा देने जाओगे तो बहुत जगह पर तुमको पर्यटक स्थल देखने को मिलेगा। बड़ा बड़ा गौतम बुद्ध का मूर्ति बन रहा है, जहां तहां बहुत बड़ा बड़ा पार्क बन रहा है। मतलब विकास की ओर इतना आगे जाने लगा है कि कैसे हमको पास पैसा आना चाहिए, चाहे जैसे आ जाए। दिमाग घुमाया पहले ही अपने आप को। गरीबी के चक्कर से बाहर निकलना है भाई तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाने के लिए पढ़ना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा नॉलेज मिले बढ़िया वाला। और पढ़ना भी खाली ये नहीं पढ़ना पड़ेगा कि रट के परीक्षा पास होने के लिए। सर उसके लिए मतलब कोई भी पढ़ने राज्य को मतलब गरीब रहता है तो जो अमीर राज्य होता है उन लोग मतलब गरीब राज्य का मदद क्यों नहीं करता? मदद करता है। इसके लिए तो हम पहले भी एग्जाम्पल्स में भी आया था कि कुछ ऐसा जगह है जिसको भारत केंद्र सरकार हेल्प करता है कुछ राज्यों को, जिसमें पंजाब हरियाणा ये सब था। क्योंकि उन लोग के पास समझ है और उन लोग पर हम खर्चा करेंगे नहीं तो रिटर्न हमको बढ़िया मिलेगा। और तोरा पर हम खर्चा करेंगे तो कुछ ही देगा हमको, खा के खत्म कर देगा कहानी सब, तुम और नुकसान में कर देगा। तो भाई जो व्यक्ति को पहले से पता है कि हम इसको कुछ देंगे और इसको सत्यानाश कर देगा तो तुमको कोई देगा? तुम्हारा लक्षण की वजह से तुमको नहीं मिल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि हमको कोई लोग काहे नहीं मदद करता है। सो आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, लक्षण आपका खराब है। आपको देगा तो आप उसको वसूल करेंगे, लगता है कि 10-20 साल लगा देंगे। आज देगा उसका सूद ब्याज भी नहीं देंगे, कहेंगे कि नहीं है सब खत्म हो गया। तो कहाँ से लोग ध्यान देगा? आपके पास कुछ सोर्स होना चाहिए ना, खजाना मतलब खनिज होना चाहिए ना नीचे, कि आप पैसा नहीं देंगे तो हम खनिज में उठा लेंगे, उतना दूर के जमीन हाथ क्या लेंगे। कुछ तो होना चाहिए, खेतियां उठा के फिर खेती करना पड़ेगा यहाँ। तो कहाँ से कुछ कर पाएगा वो? देना चाहता है सभी लोग लेकिन देता नहीं, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। आपको अपना दम पे करना पड़ेगा जो करना है। बिहार को अपना दम पे करना पड़ेगा, भारत को भी अपना दम पे करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं दूसरा से जो आपसे ज्यादा पहचान वगैरह है, लेकिन भाई सब देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। जैसा ही आप सुधार करते हैं अपने आप को, लोग आपको मदद देना चालू कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आप गरीब, एक दिन और कहानी बोले थे ये वाला कि गरीब हालत में जाता है तो उसको खाना पीना नहीं मिलता है, पगड़ी ले पगड़ी खो, याद है कुछ? फिर ओढ़ा अच्छा करके जाता है तो लोग रिस्पेक्ट देता है, उसका इज्जत करता है। अगर आप गरीब जैसा ही रहेंगे, गरीबी दिखाएंगे ही, तो लोग आपको वैल्यू भी नहीं देगा और ना ही आपको कोई हेल्प करेगा। मेरा पास कोई चेहरे, आप दिखावा करेंगे थोड़ा सा अमीरी वाला स्टाइल में, और किसी से अगर आप कुछ लेते हैं तो लोग देता है कि अरे यार ये विश्वासी आदमी है, अच्छा आदमी है, इतना ही दे देगा, वापस कर देगा। विश्वास हो जाना चाहिए। अगर आप किसी से जाकर डायरेक्ट कहेंगे ना कि 5 लाख दो, 2 रुपए% पर, 5 रुपए% पर, एक चमनी नहीं देगा। पहले देखेगा कि कितना लायक है तुम। 10,000 देंगे तो दे देगा, वापस कर देगा क्या? मेरे साथ में ये सब हुआ है इसलिए बोल रहे हैं। ऐसा ही होता है, गरीब आदमी कोई सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन जैसा ही आप विश्वास बना लेते हैं, थोड़ा सा उसको अपना दिखा देते हैं बिहेवियर, समझ जाता है कि आदमी ठीक है, इसको देना चाहिए। खराब रहेगा तो कोई नहीं देगा, ये जान लो, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। ये राष्ट्रीय आय क्या होता है? मतलब टोटली जो पूरा राष्ट्र में कमाई हो रहा है उसका बात कर रहा है, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय माने कि नेशनल इनकम, नेशनल माने राष्ट्र, तो राष्ट्र में कितना कमाई हुआ, चाहे कोई भी राष्ट्र से कमाए हुए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, बस कमाई होना चाहिए। कितना कमाई हुआ बस उसको जोड़ जाड़ करके साल भर में, ठीक है ना, एक वर्ष में, मतलब कि हर 12 महीने पर कैलकुलेट करने के बाद कितना कमाई हुआ है, उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय बोल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस राष्ट्रीय आय में अलग अलग अर्थशास्त्री का अलग अलग परामर्श दिया गया है कि हम राष्ट्रीय आय ये कहेंगे, कोई कहता है कि हम राष्ट्रीय आय इसको बोलेंगे। तो कौन क्या क्या बोलता है वो बारी बारी से देखते चलेंगे, ठीक है। ये आपको एग्जाम में 2 नंबर को देखने को मिलेगा।
2 नंबर का सब्जेक्टिव में देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, ठीक है। बाकी बीच में से कोई ऑब्जेक्टिव इसमें से आ सकता है, एक आध दो को जहां तहां से, अन्यथा थोड़ा कम ही चांस है, लेकिन ये वाला डिफिनेशन से आ जाता है। राष्ट्रीय आय क्या होगा सर, डिफिनेशन हमको कैसे लिखना है। राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। मतलब सीधा सा बात है, एक साल में आप कितना कमाए हैं, बात ये है कुल मिलाकर के। सभ्य का मतलब देखिए सर कि देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवा, आप कितना वस्तु का उत्पादन की, कितना सेवा दी, उससे कितना आपको कमाई हुआ है, जस्ट उसी को बोला जाता है राष्ट्रीय आय। या दूसरा भाषा में इसी को बोलो कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा, कितना पैसा अर्जित किया है ओकर टोटल, जितना एक साल में कमाया हो उसका टोटल पैसा को हम लोग बोल देते हैं राष्ट्रीय आय। जस्ट यही चीजें हैं। किसी देश की आर्थिक विकास, इस तो पहले भी लिखा चुके हैं। आर्थिक विकास कैसे पता चलेगा सर, तो उसका राष्ट्रीय आय से। अगर जिस देश का राष्ट्रीय आय ज्यादा होगा तो उसको विकास समझा जाता है कि विकास किया हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है। तथा आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम साधन भी राष्ट्रीय आय है, कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक प्रगति कर रहा है या नहीं कर रहा है वो राष्ट्रीय आय से ही पता चलता है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, उसको समझा जाता है कि वो उतना ही प्रगति कर रहा है, उतना ही आगे बढ़ता है। चाहे हम लोग नॉर्मल गांव घर में बोले या तो पूरा देश राष्ट्र की बात करें, सब जगह पर यही कंडीशन होता है। जिसको पास जितना पैसा, हम लोग बोलते हैं देखो वो आगे बढ़ रहा है, पैसा जितना है उतना आगे बढ़ रहा है, ठीक है। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के सहयोग से राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। अब ये चीजें आपको 10 में तो नहीं है, 9 में है ये। उत्पत्ति के विभिन्न साधन, उत्पादन उत्पादन के विभिन्न साधन, तो उत्पादन मतलब उत्पत्ति वही हुआ। तो वो 5 साधन है ना, उसी के मदद से हम लोग राष्ट्रीय आय प्राप्त करते हैं। श्रम, पूंजी, भूमि, जो भी चीजें है, बिना उसके हम आय प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी तरीका लगाइए, उसमें वो 5 में से किसी न किसी का यूज करना ही पड़ेगा। आप अगर फसल उगाते हैं तो भूमि, मेहनत करना पड़ेगा, पूंजी लगाना पड़ेगा। अगर फैक्ट्री चलाते हैं उसमें भी यही प्रोसेस करना पड़ेगा, भाई भूमि रहेगा। दुनिया के हर एक काम ये चाहिए जिससे हम कुछ ना कुछ आवे, ठीक है ना। तो वो सारा का सारा चीजें उत्पादन के साधनों के सहयोग से ही हो पाता है, बिना साधन के सहयोग से होगा ही नहीं है। तो उससे जो पैसा आएगा भाई, उसी को हम लोग राष्ट्रीय बोल देंगे, वो भी एक बात है, ठीक है। अब बात करते हैं कुल उत्पादन। ये कुल उत्पादन क्या होगा, मतलब कितना उत्पादन किए वो, चाहे हम कोई भी रास्ता से करें, बात सीधा सीधी है। तो भौतिक रूप या अभौतिक रूप से किसी भी सेवा से अगर हम आय प्राप्त करते हैं तो कुल आय उसी को बोला जाता है, ठीक है ना। कोई भी रास्ता से प्राप्त करो, कोई भी सेवा से प्राप्त करो, और उसको सब जोड़ जाड़ के देखो, लास्ट में आकलन करो, तब भी हम उसको बोलेंगे कि कुल उत्पादन हुआ, कितना टोटली उत्पादन हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग का भौतिक में क्या आएगा, जो हम हाथ से करते हैं, खेती बाड़ी कल कारखाना, मतलब जिसमें शरीर का ज्यादा इस्तेमाल हो और दिमाग का कम इस्तेमाल हो, उसको हम लोग भौतिक में बोलते हैं, ठीक है। और अभौतिक में जिसमें दिमाग ज्यादा यूज हो और शरीर एकदम आराम करे। डॉक्टर टीचर उतना खटते नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा पैर हाथ चलाते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन ये सब जो है खेती करने वाले दिन रात मेहनत करता है, शरीर खटाता है खूब दम दबा के, ठीक है ना। कल कारखाना चलता है, उसमें लोग हार्डवर्क करता है, मेहनत करता है। लेकिन ये सब शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर सिर्फ दिमाग से जो काम करता है ज्यादातर में, ठीक है। ग्राम कचहरी या कोई भी कचहरी के जो अधिकारी होते हैं, पुलिस दरोगा, ये सब चीजें ज्यादातर में वो बैठे बैठे ज्यादातर काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा सेवा जो मिला, चाहे तो आप खेती में कमाइए खट करके, या आप बैठले बैठले कमाइए, सभ्य का जब हम लोग कुल जोड़ते हैं तब होता है वो कुल उत्पादन, कि हम कितना उत्पादन किए हैं। और जितना उत्पादन हुआ है सर, उतना ही से उससे आय भी जोड़ा जाएगा, कितना उत्पादन में कितना आय हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये भी 2 नंबर के मिल सकता है एग्जाम में। शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान दो कि राष्ट्रीय आय है और एकदम शुद्ध लगा दिया है। तो राष्ट्रीय आय हम जो भी कमाए सर साल भर में, चलो ठीक है, राष्ट्रीय आय साल भर में कुछ कमाए हैं, लेकिन कमाए हैं सर तो कमाने से पहले कुछ लगाए भी तो होंगे उसमें। बिना पैसा लगेले कमाई होता ही नहीं है। चाहे दुनिया में तुम कोई भी फील्ड में चले जाओ, बिना पैसा लगाए, बिना मेहनत किए, बिना कुछ खर्च किए तुम सोचोगे कि पैसा मेरे पास आ जाएगा, ऐसा दुनिया में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है।
अब अगर पॉसिबल होगा तो वो नेचुरली चीज कुछ मिल जाए तुमको तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन बिना मेहनत के और बिना पहले से खर्च किए नहीं होता है। तो जो खर्चा किए सर उसको फिर कमैयम से हटा देंगे। सपोज दैट कि हम 10,000 कमाए सर, सपोज दैट 10,000, लेकिन हम उसमें पूंजी लगाए थे 2,000, तो 2,000 हटाएंगे तो 8,000 मेरा बचेगा। तो ये हुआ मेरा 8,000 शुद्ध राष्ट्रीय आय, ठीक है ना, शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो देश कितना खर्चा किया सब फैक्ट्रीज पे, कंपनीज पे, बच्चों के एजुकेशन पे पूरा साल भर, और उसको रिटर्न फिर कितना मिला उस साल, उसको कैलकुलेट करेगा और उसमें से हटा लेगा कितना हम खर्चा किया था अपना जनता पे। अब बचा एक्चुअली वो हुआ हमारा शुद्ध राष्ट्रीय आय हुआ, ठीक है। यहाँ पर वही है, उत्पादन के क्रम में किए गए खर्चों को पीछा नहीं छोड़ता। लाखों तेल को मालिश किया, तेल को मालिश करते करते चमड़ी को दान कर दिया, ये भाई आप कौन आदमी सब, इसका डेफिनेशन समझोगे। उत्पादन के क्रम में किए गए खर्चों को घटा देने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय। जस्ट यही इसी को बोलते हैं नेट नेशनल इनकम, ठीक है ना। यहाँ पर इसको शॉर्टकट में NNI बोला जा सकता है, ठीक है ना, NNI नेट नेशनल इनकम। ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाता है कभी कभी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है या इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। यदि किसी देश की कुल पूंजी विदेशों में लगा दी जाती है तो उससे प्राप्त आय को भी राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है, मतलब उसको भी हम लोग राष्ट्रीय आय बोलेंगे। कैसे सर? यदि देश का कुल पूंजी, मेरा देश में कुछ कमाई है, पैसा है, तो हम उसको विदेश में खर्चा कर देंगे, विदेश में कहीं पर इन्वेस्ट कर देंगे, विदेश की कंपनी में लगा देंगे, तो वहां कंपनी से जो प्रॉफिट होगा वो हमारा देश में ही आएगा, क्योंकि हम पैसा दिए है ना, तो उसका परसेंटेज हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो वैसा सिचुएशन में भी हम उसको राष्ट्रीय आय बोलेंगे, ठीक है ना, उसको भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा ही जाएगा पैसा को। अगर तुम्हारा पैसा है, तुम किसी को दिया सर पैसा, सपोज दैट कोई मदद मांगा, तुम दिया, 2 रुपये 4 रुपये ब्याज पर दिया, तो जो उसका परसेंटेज आया आपके पास में, पैसा तो मिल ही जाएगा लेकिन परसेंटेज भी आ रहा है, तो वैसा सिचुएशन में क्या है सर, वो आपका पैसा आ रहा है तो वो भी पैसा आपका पैसा में ही गिनती होगा, इनकम में ही गिनती होगा। ऐसे नहीं सोचेंगे कि हम मेहनत कर रहे हैं फैक्ट्री में जाकर के और एक्स्ट्रा में पैसा आ रहा है तो हम उसको इनकम नहीं मानेंगे, वो भी आपका इनकम ही है। ठीक उसी तरीका से देश का ये भी इनकम ही है, चाहे आप विदेश में कितना ही पैसा खर्चा करिए, जो उससे रिटर्न आपको मिलेगा वो भी देश के आय ही गिना जाएगा, ना कि विदेश का आय गिना जाएगा। ठीक, इसी से रिलेटेड कुछ लोगों का अपना अपना कहना है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का अलग अलग एक परिभाषा है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर एक ही है, बाकी बाद में समझेंगे। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, मार्शल के बारे में हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं थोड़ा, ठीक है ना। तो मार्शल के अनुसार ये क्या कहते हैं, किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उनके प्राकृतिक साधनों पर करने से प्रतिवर्ष भौतिक अथवा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें भी तो सेम वही कंडीशन से बोला है, देश के श्रम और पूंजी के प्राकृतिक साधनों पर, जो भी साधन हमारे पास में है उन साधनों पर खर्चा कर रहे हैं सर, और प्रतिवर्ष चाहे भौतिक रूप से चाहे अभौतिक रूप से, दोनों में से कोई कंडीशन में वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के सेवाओं से जो शुद्ध मिलता है, मतलब कि नेट नेशनल, मतलब जो शुद्ध रूप से घटा उठा करके जो बचता है उसको राष्ट्रीय आय करना है। इनका भी कंडीशन तो कुछ इसी के जैसा है, ठीक है, कहाँ गया शुद्ध राष्ट्रीय आय जैसा, इसको इसी के जैसे शुद्ध राष्ट्रीय आय के जैसा ही तो इनका डिफिनेशन है कि जो भी हम कुछ खर्चा किए प्राकृतिक साधनों पर और उसमें से खर्चावा हटा देने के बाद जो शुद्ध बच गया है उसको हम राष्ट्रीय आय मानेंगे। ये प्रोफेसर मार्शल का कहना यही है, जो कि हमको भी सही लग रहा है कि ये बात होना चाहिए सर। हम आय किसको कहेंगे, कुछ खर्चा किए तो खर्चावा खटा के जो निकला पैसा वही ना आय मेरा हुआ, बाकी वो तो मेरा पूंजी था, तो पूंजी को हम आय नहीं ना बोलेंगे, वो मेरा पूंजी था, कैपिटल था वो मेरा, तो कैपिटल से जो आया वो मेरा कमाई हुआ, ना कि पूंजी, वो मेरा था पहले से ही। ठीक है, तो इतना सारा चीजें हैं, इसके बाद अभी और भी बाकी है हमारे पास में, इनके बारे में प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर फिशर, प्रोफेसर केन्स, ये बहुत सारे लोग हैं जो कि सब अपना अपना एक ओपिनियन देता है कि क्या है आय। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के जमाना में, जो कि एकदम पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा है, शॉर्ट्स स्टेटस पूरा वायरल चलता है, ये सब चीजें, उसको बोलते हैं जीडीपी। महाराष्ट्र के यहाँ का जीडीपी गिर गया है, क्या कर रहा है प्रधानमंत्री, सब बोल तो रहा है लेकिन जीडीपी क्या होता है सब किसी को पता नहीं है। और एक शॉर्ट स्टेटस में एक लड़की भी वायरल चल रही थी
कि जीडीपी गिर गया, सरकार कुछ नहीं किया। तो आदमी पूछेगा तुमको पता है जीडीपी क्या होता है सेल? अरे हमको नहीं पता, सब बोलते थे, हम बोल दे रहे हैं कि सरकार क्या कर रहा है, जीडीपी गिर रहा है। अरे भाई उसको पता नहीं है, वो कुछ भी बोलते जा रहा है धनाधन। तो ये चीज पढ़ने को मिलेगा कल, ठीक है। जीडीपी क्या होता है, ठीक है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ये तीन चीजें, इसी तीन चीजों पर हमारा देश का पूरा वैल्यू क्रिएट होता है कि हमारा देश कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है, कितना इसके पास संपत्ति है, वो इसी से पता चलेगा, ठीक है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पादन। जो जो जीडीपी बोलता है उसको हिंदी में बोलोगे तो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि आजकल आदमी यार पूरा सुन सुन करके याद रखता है खाली जीडीपी जीडीपी, ओकर बारे में किसी को अच्छा से पता नहीं है। जो टीचर होगा उन्हें पता होगा, ये जो अच्छा से पढ़ा होगा तो उन्हें जैसा लगे पता होगा, नहीं तो सब जीडीपी जीडीपी रट लगा के रखता है कि सरकार क्या करता है, ठीक है। वो सारा चीजें कल समझ में आएगा।